डेविल से शादी। अंश के कहने पर निमी ने दी उसे अपनी 15 साल की उम्र में बनाई हुई विश लिस्ट। अब आगे। अंश उस चीट को खोल के पढ़ने लगा और फिर खुद से ही बड़बड़ाकर बोला, इसे पति चाहिए था या पर्सनल एंटरटेनर। सच में ये सब बोलने से पहले इसके बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए था। खैर, अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। खुद में ही बड़बड़ाते हुए वो अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद अंश आज एक होटल में गया था क्योंकि आज उसकी वहाँ पर एक मीटिंग थी। उसी होटल में काव्या जी भी अपनी किटी पार्टी के लिए आई हुई थी। काव्या जी अपने प्राइवेट रूम से निकलकर वॉशरूम गई थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत पैनिक करने लगी और वहीं पर बेहोश हो गई। तभी उसी तरफ से गुजरते हुए पंकज की नज़र उन पर पड़ी और उसने अंश से कहा, सर वो देखिए, वो तो बड़ी मैम लग रही हैं। पंकज की बात सुनकर अंश ने उस तरफ देखा जहाँ पर काव्या बेहोश होकर गिरी हुई थी। अंश अपने कदम बढ़ाते हुए उनके पास गया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन काव्या को होश नहीं आया। तो अंश ने पंकज को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जल्दी से पानी लेकर आओ। अंश का ऑर्डर सुनते ही पंकज पानी लेकर आया और उसने अंश को दे दिया। अंश ने जल्दी से काव्या जी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो थोड़ी ही देर में काव्या जी को होश आ गया और वो फिर से डरने लगी। तभी उनके कानों में अंश की आवाज़ सुनाई दी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ था आपको जो आप ऐसे बेहोश हो गई? काव्या जी ने जैसे ही अंश को देखा उन्होंने अंश का हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए उससे बोली, मुझे घर जाना है, तुम प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। अंश ने जवाब दिया, ठीक है, पंकज आपको घर छोड़ देगा। तभी काव्या ने फिर से घबराते हुए कहा, नहीं, प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ दो। इस पूरे टाइम में अंश गौर से काव्या जी को ही देख रहा था। वो देख सकता था कि काव्या जी कितनी डरी हुई हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि काव्या किससे इतना डर रही है। थोड़ी देर तक अंश ने उनको ऑब्जर्व किया, फिर उसने आसपास देखने लगा। जब उसे कोई नहीं दिखा तो अंश ने कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है, चलिए। ये बोलकर अंश ने काव्या का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें अपने साथ ले गया। कार में काव्या जी पूरे रास्ते डरी सहमी से बैठी हुई थी। तभी अंश ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आपको हुआ क्या है? आप इतना डर क्यों रही हैं? अंश की बात सुनकर काव्या जी उसकी तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया था। अंश काव्या को घर लेकर आया और वापस वहाँ से ऑफिस चला गया। काव्या जल्दी से अपने रूम में गई और घबराते हुए खुद में बोलने बड़बड़ाने लगी, वो जिंदा है, वो जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ अंश ने कार में बैठते ही पंकज को कॉल किया और बोला, पता करो होटल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मिसेस मित्तल इतना डर गई। पंकज का ओके सर सुनकर अंश ने कॉल कट कर दिया। वही ऑफिस में अभी लंच टाइम चल रहा था। निमी और मिता दोनों ही अभी कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी मिता ने निमी से पूछा, क्या बात है निमी, आज तो तू बहुत चहक रही है, क्या भाई ने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ली? निमी एक्साइटेड होकर बोली, हाँ, और तुझे पता है मैंने उन्हें एक विश लिस्ट दी है जिसे उन्हें मेरे लिए पूरा करना है। मैं बता नहीं सकती मिता कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरी बात मान, तू भी एक लिस्ट बना ले और रियान को दे दे, इसी बहाने उसके प्यार का भी टेस्ट हो जाएगा। मिता ने थोड़ा इरिटेट होते हुए आगे पूछा, निमी तू फिर से स्टार्ट हो गई? और पहले ये बता, तेरे उस लिस्ट में है क्या? तू भाई से क्या करवाने वाली है? निमी ने चहकते हुए जवाब दिया,
वो तो तुझे उसी टाइम पता चलेगा। वैसे आज रात तू अंश के हाथ का खाना खाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि मेरी विश स्टार्ट यहीं से हो रही है। मीता भी हंसते हुए बोली, क्या बात कर रही है तू? भाई और खाना, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अंश का केबिन। अंश अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने पंकज खड़ा था। तभी पंकज ने कहा, सर, मैंने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की है और उसे देखकर तो यही लगता है कि बड़ी मैम को पैनिक अटैक आया था और वो एक आदमी को देखते हुए बेहोश हो गई। अंश ने कंफ्यूज होकर पूछा, आदमी? कौन है वो आदमी? पंकज ने कहा, मैम तो जिसों देखकर डर रही थी। वहाँ और कोई नहीं बल्कि मिस्टर दिवेश रावत खड़े थे, जिनके साथ आज हमारी मीटिंग थी। अंश ने सोचते हुए खुद से ही कहा, मिस्टर दिवेश रावत? उन्हें देख के मिसेस मित्तल क्यों डर रही थी? फिर अंश ने पंकज को देखते हुए ऑर्डर दिया, मुझे मिस्टर रावत की सारे डिटेल जितनी जल्दी हो सके ला कर दो। तो पंकज जी सर बोला और वहाँ से चला गया। अंश थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर अपने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज चलाकर निमी को देखने लगा, जो काम कम और सेल्फी ज़्यादा ले रही थी। उसे देखते हुए अंश खुद से ही बोला, ये नहीं सुधरेगी। खैर, अभी तो मुझे उनकी विश लिस्ट पूरी करनी है, जिसके लिए मैंने फुल कॉन्फिडेंस से हाँ बोला था। फिर अंश कुछ देर रुककर आगे कहा, लेकिन फिर भी 15 साल के बच्ची वाली लिस्ट देने की जगह फ्रेश लिस्ट बना लेती। लेकिन नहीं, मैडम अपने काम में बिजी रहेंगी। दूसरी तरफ निमी काम करने के बाद ऑफिस से बाहर आ गई। आज निमी ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। उसने मीता को भी कुछ नहीं बताया था। वहीं निमी सीधे एक कैफ़े में गई, जहाँ पर लियान पहले से उसका वेट कर रहा था। निमी आकर सीधे उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, और रॉकस्टार, कैसे हो तुम? तुमसे एक लड़की नहीं पट रही है, उसके बारे में मैं तुझे सब कुछ तो बता दिया है, तब भी तू उसे पटा नहीं पा रहे। सामने बैठे रियान परेशान सा होकर पूछा, मैं क्या करूं निमी? मैं कुछ भी अच्छा करता हूं, तब भी वो खुश नहीं होती, उल्टा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। निमी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, पुरानी कहावत है, जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेनी चाहिए। रियान ने कंफ्यूज सा होते हुए निमी को देखकर पूछा, व्हाट? तुम कहना क्या चाहती हो? निमी ने सवाल के जवाब में सवाल करते हुए पूछा, तुमने शोले मूवी देखी है? रियान ने तपाक से जवाब दिया, ऑफ कोर्स, किसने नहीं देखी होगी। उसकी बात सुनकर निमी की आंखें चमक गई। फिर वो कुछ सोचते हुए आगे बोली, गुड, अब सुनो। शोले में जिस तरह से बिलू बसंती की मौसी को पानी की टंकी पर चढ़कर उसे सुसाइड करने की धमकी देता है, तुम भी ठीक वैसा ही करो। यह आइडिया सुनकर रियान ने शॉक्ड वाली शक्ल बनाते हुए पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चाहती हो कि मैं मीता के साथ ऐसा करूं? निमी ने जवाब दिया, जी हाँ, अगर चाहते हो कि मीता अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करे तो। रियान ने फिर से क्वेश्चन करते हुए पूछा, लेकिन अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो निमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तो क्या? मजनू, रांझा, रोमियो के साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा? इस पर रियान ने गुस्से में कहा, शट अप। लेकिन कूदने की धमकी से ज़्यादा अच्छा आइडिया है मेरे पास। निमी ने हैरान होकर पूछा, और वो क्या? निमी का सवाल सुन रियान ने उससे पूछा, तुमने क्योंकि देखा है? निमी कुछ सोचकर बोली, हाँ तो? रियान ने कहा, तो जैसे उस मूवी में सलमान खान ने मरने की धमकी दी थी और हीरोइन से हाँ करवाई थी, मैं भी वैसा ही करता हूँ। कम से कम उसमें मरने का कम चांस है। ये सुनकर निमी बोली, ठीक है, डन। अब मैं चलती हूँ, मीता वेट कर रही है,
ये बोलकर निमी वहाँ से चली गई। अंश अभी भी अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया। अंश ने उस कॉल को पिक करते हुए कहा, हेलो। तभी सामने से किसी की आवाज़ आई, तो कैसे बीत रहे हैं तुम्हारे सुकून के पल, मिस्टर अंश मित्तल? अंश ने आवाज़ पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा, कौन हो तुम? सामने से वो आदमी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं, तो दुश्मन ही समझ लो। यह कहकर उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है और किसी को बताया भी नहीं। क्या सोचा था तुम नहीं बताओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? अंश अभी भी सामने वाले इंसान की आवाज़ पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो आवाज़ पहचान में नहीं आ रही थी। तभी फिर से उस आदमी की आवाज़ अंश के कानों में पड़ी, बहुत प्यार करते हो ना अपनी बीवी से? अब तुम्हें पता चलेगा अंश मित्तल। अपनी आंखों के सामने वो इंसान जिसे हम प्यार करते हैं, वो दम तोड़े तो इंसान कितनी मौत मरता है। बहुत जल्द तुम भी अपनी प्यारी सी बीवी को तड़प कर मरते हुए देखोगे। अगर बचा सकते हो तो बचा लो उसे, क्योंकि आज से, अभी से उस पर मौत की तलवार लटक रही है, जो किसी भी वक्त उसके गर्दन को काट सकती है। उस आदमी ने यह बोलकर जोर जोर से हंसते हुए कॉल कट कर दिया। सामने वाले इंसान की बात सुनकर अंश कुछ देर के लिए तो डर गया, लेकिन वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, तू जो भी है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी निमी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचकर। अब तुझे तो मैं नर्क से भी ढूंढकर निकालूंगा। फिर जल्दी से अंश निमी को कॉल करने लगा, लेकिन निमी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इसलिए अंश ने पंकज को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। पंकज अंश के केबिन में आया तो अंश ने पूछा, निमी कहाँ है अभी? तो पंकज ने बताया, सर मैम तो घर के लिए निकल गई है। अंश ने कुछ सोचकर आगे कहा, निमी की सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दो, किसी भी अनजान आदमी को उससे बात मत करने देना। ये बोलकर अंश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, अभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। 1 घंटे के अंदर पता करके बताओ कि ये किसका नंबर है। ये बोलकर अंश वहाँ से घर के लिए निकल गया। घर में राघव जी जब रूम में आया तो उसने देखा कि काव्या बेड के एक कोने में बैठकर छुपकर बैठी थी, जिसे देखकर उसने पूछा, काव्या क्या हुआ है? तुम वहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? राघव की आवाज़ सुनकर काव्या जल्दी से बेड से नीचे आई और राघव के सामने खड़ी होकर अपनी डरी हुई आवाज़ में बोली, वो आदमी जिंदा है वो। मैंने आज उसे देखा, जिंदा है वो। राघव जी परेशान होकर बोले, कौन जिंदा है काव्या? किसकी बात कर रही हो तुम? काव्या ने डरते हुए जवाब दिया, दिवेश रावत, वो वही था। राघव जी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुमने उसे कहाँ देखा? काव्या ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, होटल में आज सुबह। तो राघव काव्या को समझाते हुए बोले, तुम चिंता मत करो काव्या, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। पर वैसे भी इन बातों को बहुत साल हो गए हैं, वो अब कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ अंश जल्दी से कार से निकलकर घर के अंदर आया और सीधा अपने रूम की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे वहाँ निमी नहीं दिखी, तो वो मीता के रूम की तरफ चला गया। अंश रूम के पास पहुँचा ही था कि उसे रूम के अंदर से सभी के हंसने की आवाज़ आई। ये सुनकर अंश थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देखने लगा तो अंदर माला आदि, मीता और निमी कुछ गेम खेल रहे थे। अंश की नज़र निमी पर गई, जो इस वक्त बहुत हंस रही थी। उसे देखकर अंश के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और फिर वो वापस अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर पंकज का कॉल आ रहा था
तो अंश ने कॉल रिसीव कर लिया। तभी सामने से पंकज बोला, सर मैंने पता करवा लिया है, ये नंबर किसी विनय नाम के आदमी का है। मुझे वो आदमी चाहिए, जल्दी उसे लेकर फार्म हाउस पर आओ। ये बोलकर अंश ने कॉल कट कर दिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर फिर से रेडी होकर निकल गया। मीता के रूम में चारों लूडो खेल रहे थे। तभी आदि अपनी आंखें बंद किए हुए प्रे करते हुए कहा, प्लीज़ गॉड 5 ना आए, प्लीज़ प्लीज़। तभी निमी ने डायस को रोल किया तो उसमें 5 आ गया। ये देखते ही निमी उछलकर बोली, ये अब तो तुम गए आदि। ये बोलकर निमी ने आदि की गोटी को काट दिया। कुछ देर ऐसे ही खेलने के बाद मीता ने निमी से कहा, निमी भाई तो आ गए होंगे, फिर जो तूने आज सुबह कहा था क्या भाई वैसा करेंगे? निमी ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, वैसे अच्छा याद दिलाया, अभी जाकर देखती हूँ। ये बोलकर निमी अपने रूम में आ गई और चारों तरफ देखने लगी तो उसे अंश कहीं भी नहीं दिखा। उसने उसे कॉल लगाई और खुद से ही बड़बड़ाकर बोली, ये अंश तो अभी तक नहीं आए। अंश उसका कॉल पिक कर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ वैसे ही निमी बोल पड़ी, अंश आप कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए? आप तो मेरी विश पूरी करने वाले थे, पर यहाँ तो आपका ही पता नहीं है। अंश ने जवाब दिया, सॉरी मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, मैं कल तुम्हारी विश ज़रूर पूरी करूँगा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। ये बोलकर अंश ने कॉल कट कर दिया और फिर अंश फार्म हाउस के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो एक सोफे पर बैठ गया और उसने सामने खड़े आदमी को देखकर पंकज से पूछा, यही वो आदमी है? इस पर पंकज हाँ बोला तो अंश ने उस आदमी को देखते हुए कहा, तो तुमने मुझे कॉल किया था? विनय ने जवाब दिया, नहीं सर, मैंने आपको कॉल नहीं किया था, बल्कि मैं तो इन सबको भी कब से कह रहा हूँ कि जिस नंबर की ये लोग बात कर रहे हैं वो नंबर चोरी हो गया है। अंश ने हैरान होते हुए पूछा, मतलब? विनय ने जवाब दिया, सर आज दोपहर को जब मैं बस में था तब किसी ने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया था। मैं कॉल करके नंबर बंद करने के लिए भी कहा था। सर मुझे नहीं पता है कि किसने आपको कॉल किया था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। ये सुन अंश ने उसे गुस्से से धमकाते हुए कहा, अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है तो याद रखना, अंश कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता। विनय ने थोड़ा डरते हुए कहा, नहीं सर, मेरी जरा से भी गलती नहीं है। इस पर अंश बोला, ठीक है, पंकज इसके घर छुड़वा दो। विनय के जाने के बाद अंश ने पंकज से कहा, नंबर का लास्ट लोकेशन चेक किया था? यस सर, लेकिन ये बोलकर पंकज बीच में चुप हो गया। अंश ने पूछा, लेकिन क्या? पंकज ने जवाब दिया, सर उस नंबर की लास्ट लोकेशन एक समय में 5 जगह से आ रही थी। तो अंश बोला, जाहिर सी बात है, अब जो अंश मित्तल से टकराने आया है वो कोई कच्चा खिलाड़ी तो होगा नहीं जो इतनी आसानी से अपना पता बता दे। अंश ने फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, पता लगाओ इस वक्त रोकी कहाँ है और उसे जल्दी से बोलो मुझसे कांटेक्ट करे। ये बोलकर अंश अपनी कार में बैठ के घर के लिए निकल गया। अंश सीधे अपने घर गया और रूम में जाकर देखा कि निमी सोफे पर बैठी हुई थी। अंश उसके पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, सोई क्यों नहीं? निमी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपने कल कुछ प्रॉमिस किया और आज ही भूल गए। अंश नीचे अपने घुटनों पर बैठ गया और निमी का हाथ पकड़कर बोला, मैं कुछ भूला थोड़ी ना, वो तो बस कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो और मेरी बात को ध्यान से सुनो।
ये बोलकर अंश ने निमी के बगल में बैठते हुए कहा, कल से तुम बिना मुझे बताए कहीं भी नहीं जाओगी और देर तक बाहर भी नहीं रहोगी। निमी सवालिया नज़रों से अंश को देखते हुए बोली, लेकिन ऐसा क्यों? अभी तक तो आपने मुझे कभी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था, पर आज अचानक क्यों इतना पॉजिटिव हो रहे हो? अंश ने सीरियस होते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करना। फिर अंश निमी को उठाकर बेड पर लेकर गया और उसे लिटाकर बोला, अब सो जाओ। फिर अंश भी निमी के बगल में लेट गया। तभी निमी ने कहा, आप हमेशा बस ऐसे ही सो जाते हैं? अंश ने पूछा, तो रात को और क्या करना चाहिए? निमी ने जवाब दिया, अरे हद है, थोड़ा सा रोमांटिक भी हो जाया करिए। इस पर अंश बोला, रोमांटिक होना किसे बोलते हैं? हाँ, शायद इसे कहते हैं। ये बोलकर अंश निमी को गुदगुदी करने लगा और निमी हंसते हुए कहने लगी, अंश छोड़िए छोड़िए मुझे। दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए कुछ ही देर में सो गए। सुबह का वक्त निमी सो ही रही थी कि तभी अंश उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, उठो निमी, कितना सोती हो, चलो उठो अभी। निमी कसमसाते हुए उठी और कहने लगी, कितना सोने से क्या मतलब है आपका? सोना मेरा पसंदीदा काम है। ये बोलकर निमी आँख खोलकर देखने लगी तो अंश के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें निमी का ब्रेकफास्ट था। ये देखकर निमी ने पूछा, ये क्या है अंश? अंश ने जवाब दिया, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, वो भी मेरे हाथों से बना हुआ, तुम्हारी पहली विश। उसने तुरंत एक वाइट निमी को खिलाते हुए पूछा, बताओ कैसा बना है? निमी एक सांस में तारीफ करते हुए बोली, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आपको इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आया? और एक मिनट, आपने उठते ही मुझे खिला दिया। अभी तक तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है। तो अंश ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब जाकर ब्रश कर लो। ये सुनकर निमी जल्दी से बाथरूम की तरफ गई और ब्रश करके वापस भी आ गई। फिर वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। निमी पूरी टाइम बस अंश के खाने का तारीफ किए जा रही थी। उसके बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए। निमी मिता के साथ अपनी बाइक पर जा रही थी कि तभी एक ट्रक पूरी स्पीड से उनकी तरफ आया। मिता ने उस ट्रक को देखते हुए कहा, निमी ध्यान रखना, ये ट्रक बहुत स्पीड में आ रही है। तभी वो ट्रक बिल्कुल निमी के बाइक के पास से निकला और उस ट्रक से बचने के चक्कर में निमी की बाइक डिसबैलेंस हो गई और दोनों ज़मीन पर गिर गई, जिसकी वजह से निमी के हाथ और पैर में थोड़ी सी चोट भी आ गई। तभी निमी उठकर मिता के पास गई और उसने मिता को उठाते हुए पूछा, तू ठीक है ना? मिता ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लगता है कि थोड़ी सी चोट आ गई है। तभी निमी ने भी अपनी चोट देखते हुए कहा, मुझे भी, लेकिन ये ट्रक वाला कैसा चला रहा था? इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर हमें टक्कर मारने आ रहा हो। ये सुन मिता निमी से बोली, खैर अब ऑफिस जाने से पहले हॉस्पिटल चल, तो बाइक चला लेगी ना? निमी ने जवाब दिया, हाँ चला लूँगी, और वैसे भी इतनी छोटी मोटी चोट तो रोड पर लगती ही रहती है। मिता ने तुरंत जवाब दिया, हाँ वो तो भाई देखकर बताएंगे कितनी छोटी चोट है। इस पर निमी बोली, हाँ बस कर, अभी से अंश का खौफ मत दे। यूं ही बातें करते हुए वो दोनों हॉस्पिटल जा पहुँचे और फिर जाकर बैंडेज करवाने लगे। उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में अंश बहुत देर से सीसीटीवी में निमी के खाली डेस्क को देख रहा था। काफ़ी देर होने पर वो खुद से ही बड़बड़ाकर बोला, निकले तो मेरे साथ ही थे ये दोनों, पर ना तो अभी तक निमी पहुंची और ना ही मिता। तभी पंकज अंश के केबिन में आया और उसने कहा, सर
मैम के पीछे जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने बताया है कि मैम का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही अंश डरते हुए पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो तुम? एक्सीडेंट कैसे हुआ और अभी कहाँ है वो दोनों? ये बोलते बोलते अंश अपनी डेस्क से उठ खड़ा हुआ तो पंकज ने जवाब देते हुए कहा, सर उन्होंने बैंडेज करवा लिया है और वो दोनों ऑफिस ही आ रही हैं। दोनों ठीक हैं लेकिन सर, ये बोलकर पंकज चुप हुआ तो अंश ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, लेकिन क्या? जैसे ही अंश ने यह सवाल किया वैसे ही उसका फ़ोन बजने लगा। तभी अंश ने अपने फ़ोन में देखा कि फिर से उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव की तो सामने से आवाज़ आई, अब तक तो तुम्हें तुम्हारी वाइफ के एक्सीडेंट के बारे में पता चल ही गया होगा। ये सुनकर अंश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम किस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो? वो आदमी बोला, मैं अपने दुश्मन को ना जान पाऊँ, मैं इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। आज तो मैंने सिर्फ डेमो दिया था। मैं चाहता तो वो ट्रक तुम्हारे प्यारे बीवी और बहन के ऊपर से निकलवा देता, लेकिन वो क्या है ना, जितना मज़ा खौफ में है ना उतना मज़ा सीधे मारने में कहाँ। ये सुन अंश ने गुस्से में कहा, तुम छुपकर वार कर रहे हो और अपने आप को ताकतवर समझते हो। बहुत जल्द तुम मेरे सामने होगे और तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में। मेरे ऊपर वार किया होता तो एक बार मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी निमी को चोट पहुंचाने की गलती की है। तुम्हें भयंकर मौत दूंगा। वेल, तब तक के लिए मेरे दूसरे मूव का वेट कर मिस्टर अंश मित्तल। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। फ़ोन काटने के बाद अंश ने पंकज की तरफ देखकर पूछा, लोकी से कांटेक्ट हुआ? पंकज ने जवाब दिया, नो सर। तो अंश जोर से चिल्लाते हुए बोला, तो तुम क्या कर रहे हो पंकज? जल्द से जल्द लोकी मेरे सामने चाहिए। आखिर कौन है ये अननोन नंबर से कॉल करने वाला इंसान और वो क्यों मारना चाहता है निमी को, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।